हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। आज के टास्क का निबंध नंबर 2 और ये निबंध हमारे एस्पिरेंट पेड बैच के देवेंद्र कुमार का एनालिसिस करेंगे। और टाइटल है भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता। ये आपका ऐसे का टाइटल है। जो लोग हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आरओ प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ अगर ज्वाइन करेंगे तो आज आपका ऑफर चल रहा है। ये 299 में अवेल है, यानी 100 रुपये का डिस्काउंट है। और इसको लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस वंडर टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे। वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी और पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के ऐसे की तरफ। भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता, ये आपका ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड है। और ये जब भी पूछा जाएगा तब उस समय के लिए ये रेलेवेंट टॉपिक रहेगा। तो ये पीसीएस, आरओ और बीईओ तीनों के लिए रामबाण ऐसे है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखा करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। आपके अंदर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हम अक्सर अपनी राजनीति प्रणाली के वर्तमान हालत के लिए दोषी करार देते हैं। यहाँ पे हालात होता है, हालात के लिए दोषी करार देते हैं। लेकिन क्या ये प्रणाली भाव शून्यता से काम कर रही है? यदि हम जानकारों की माने तो इस समस्या से समाज की भी स्पष्ट भागीदारी है। हमारी राजनीतिक प्रणाली का व्यवहार समाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया है। इस राजनीतिक प्रणाली को सुधारने के लिए समाज और उसके तंत्रों में सुधार की आवश्यकता है। यहीं से चुनावी सुधार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे जीवंत लोकतंत्र में ये आवश्यक है कि देश में सुशासन के लिए सबसे अच्छा नागरिकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में चुना जाए। इसे जनजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। यहाँ पे होता चाहिए इससे नवजीवन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। साथ ही ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भी बढ़ती है जो सकारात्मक वोट के आधार पर चुनाव जीतते हैं। लोकतंत्र की इस प्रणाली में मतदाता को उम्मीदवार चुनने या अस्वीकार करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जो राजनीतिक दलों को चुनाव में अच्छे उम्मीदवार उतारने पर मजबूर करे। कोई भी लोकतंत्र इस आस्था का काम करता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। ये चुनाव ही है जो चुने गए लोगों को गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन के माध्यम से हमारे लोकतंत्र को प्रभावी बनाती है। तो प्रस्तावना का पाठ अति सुंदर लिखा गया है, काफी ठीक है। थोड़ा वर्तनी पे ध्यान देना है इनको, देवेंद्र कुमार को। बाकी प्रस्तावना ठीक ठाक इन्होंने लिखा है। अब मुख्य पाठ देखेंगे। भारतीय चुनाव में सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आप आम बात हो गई है। दलीय लाभों के लिए प्रशासनिक तंत्र के दुरुपयोग के विरुद्ध विपक्षी दल हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि जब भी विपक्षी दल सत्तारूढ़ हुआ तो वह भी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाया। राजनीति के जटिल आंतरिक चरित्र और गठबंधन की अंतहीन समस्याओं के चलते भारत के चुनाव का अनुमान लगाना बेहद कठिन है। भारत के मतदाता संसद या लोकसभा के 543 सदस्यीय निचले सदन के लिए सांसदों का चुनाव करते हैं। क्षेत्र के हिसाब से दुनिया के 7वें बड़े और दूसरी सबसे अधिक आबादी वाले देश में चुनाव कराना बेहद जटिल कार्य है। यहाँ पर एक त्रुटि है। इस समय अब हमारे देश की आबादी सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे पहली होना चाहिए, दूसरी नहीं, पहली। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे मुख्य विषय का ही। निर्वाचन अधिकारियों पर अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डाले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह निष्पक्ष रूप से अपना कार्य नहीं कर पाते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली की सबसे बड़ी खामी यह है कि चुनाव से पूर्व तक मतदाता सूची अपूर्ण रहती है। परिणाम स्वरूप अनेक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित रह जाते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में बहुलता भी चुनावी प्रणाली की एक बड़ी समस्या है।
प्रायः निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रयोग वोट काटने के लिए किया जाने लगा है। सही बात है ये। फिर मुख्य विषय का ही अगला पैराग्राफ, इसके अतिरिक्त जाली व फर्जी मतदान की बढ़ती प्रवृत्ति, निर्वाचन आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी न होना, डाक द्वारा प्राप्त होने वाले मतों के संदर्भ में पर्याप्त अवधारणा का अभाव इत्यादि है। मुख्य विषय का अगला पैराग्राफ लिखते हैं देवेंद्र कुमार जी। प्रायः उम्मीदवार अपने आपराधिक रिकॉर्ड का ब्यौरा नहीं देते और न ही वो अपनी संपत्ति, आय, देनदारियों तथा शैक्षणिक या शैक्षिक योग्यता का विवरण नहीं देते हैं। चुनाव में धन की बढ़ती भूमिका हमारी चुनाव व्यवस्था का गंभीर दोष है। चुनाव में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। अत्यधिक चुनावी व्यय के कारण सामान्य व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया से दूर हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कानून सम्मत और असल खर्चों के बीच अंतर काफी बढ़ा है। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार बाहुबल का प्रयोग करते हैं। हिंसा, धमकी और बूथ कैप्चरिंग में बाहुबल की बड़ी भूमिका होती है। ये समस्या पहले अमूमन देश के उत्तरी भागों में हुआ करती थी, पर अब बाकी प्रांतों में फैल गई है। फिर अगला मुख्य विषय का ही है, जाति आधारित राजनीति देश की बुनियाद और एकता पर प्रहार कर रही है और आज जाति चुनाव जीतने में एक प्रमुख कारक बनी हुई है। ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो विशेष जाति या समूह से ओतप्रोत हैं, समूह से आते हैं। ये जाति समूह पार्टियों पर भी दबाव डालते हैं कि उन्हें क्षेत्रीय स्वायत्तता और जाति की संख्या के मुताबिक टिकट दिए जाएं। अक्सर हम देखते हैं कि उम्मीदवारों का चयन उपलब्धियों, क्षमता और यहाँ पे इसको मिला के लिखना चाहिए था, योग्यता के आधार पर न होकर जाति, पंथ, समुदाय के आधार पर होता है। स्वतंत्रता के बाद सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरवाद की राजनीति ने देश के तमाम हिस्सों से आंदोलन को जन्म दिया है। साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण ने बहुलवाद और पंथ निरपेक्षता के संघीय ढांचे के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। मुख्य विषय में अगला पैराग्राफ लिखते हैं, विभिन्न चुनाव समितियों और आयोग ने हमारी चुनाव प्रणाली और चुनाव मशीनरी के साथ साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की थी और सुझाव दिए थे, जिन्हें मुख्यतः दो कालखंडों में बांटकर इनका अध्ययन किया जा सकता है। वर्ष 2000 से पूर्व और 2000 के बाद का चुनाव सुधार। वर्ष 2000 से पूर्व के चुनाव सुधार में संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1989 के तहत अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। सही है। राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 का अपमान करने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना और उम्मीदवारों की मौत पर चुनाव स्थगित न होना, ये चुनाव सुधार के बारे में वर्णन करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इस चरण में अब तक के सबसे बड़े चुनाव सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रचलन में आना शामिल है। यहाँ पर ईवीएम है, इसको हिंदी में लिखेंगे ब्रैकेट में ही। इसका लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, सटीक और पारदर्शी बनाना है, जिससे प्राप्त परिणामों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जा सके। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के 2 उपक्रमों भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद के सहयोग से, इसको पैराग्राफ में नहीं यहाँ से लिखना था, सहयोग से भारत के चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम तैयार किया गया। दिसंबर 1988 में संसद द्वारा कानून में संशोधन किया गया और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में एक नई धारा जोड़ी गई, जिसमें आयोग को ईवीएम मशीनों के उपयोग का अधिकार दिया गया। वर्ष 2000 के बाद चुनाव सुधार, एग्जिट पोल पर प्रतिबंध, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोगों ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर के मतदान समाप्ति होने के आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल को प्रतिबंधित कर दिया गया। ये लाइन के बाहर नहीं लिखना है बिल्कुल भी। एवं लोकसभा, राज्य विधान
सभाओं में चुनाव के दौरान एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों सजा हो सकती हैं। सजाएं या दोनों सजा हो सकता है। जुर्माना और कारावास दोनों सजाएं हो सकती हैं। लोकसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की सीमा को बढ़ा दिया गया। युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाती है, जो 2011 से शुरू हुआ था। वह 2013 से नोटा व्यवस्था लागू करना एक अहम सुधार माना जाता है। ये व्यवस्था मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं देने का विकल्प है। फिर आगे लिखते हैं पैराग्राफ में, ये अभी मुख्य विषय का ही पैराग्राफ चलेगा। निर्वाचकों के लिए कंप्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण, व्यापक फोटो इलेक्ट्रॉल सेवा, फर्जी एंट्री को खत्म करने के लिए डी-डुप्लीकेशन तकनीक लाई। आयोग ने ऑनलाइन संचार प्रणाली विकसित की, जिससे प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हुआ। जीपीएस का प्रयोग, यहाँ पर जीपीएस जो है ये हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं, का उपयोग कर मतदान केंद्रों की अब रियल टाइम निगरानी भी की जा रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, साफ सुथरे चुनाव और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में ये कंक्लूड करते हैं, उपसंहार लिखते हैं देवेंद्र कुमार। ऐसे में महत्वाकांक्षी चुनावी सुधारों को लागू करना बहुत जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। चुनाव के दौरान नेताओं को धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगनी चाहिए। पेड न्यूज और फेक न्यूज पर सख्ती से रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है, जिसका असर चुनावों पर भी पड़ता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विनिमय के लिए आचार संहिता निर्मित करने की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श आयोजित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये ऐसे कंक्लूड करते हैं, काफी सकारात्मक ऐसे इन्होंने लिखा है। इसमें थोड़ा सा वर्तनी शुद्धि और पैराग्राफ को सही से फ्रेमिंग करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 40 मार्क्स का आपका आर ओ का ऐसे होता है, इसमें से इनको 32 मार्क्स यहाँ पे आराम से मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आप भी हमारे पेड बैच से प्रीलिम और मेंस दोनों से जुड़ना चाहते हैं, तो उससे सबसे पहले आप पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। अगर आप फ्री टेलीग्राम क्विज अटेंड करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ 9 PM पे डेली हिंदी की फ्री क्विज कराई जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपकी क्वेरी, सजेशन या फिर कोई सुझाव है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।